जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 9th की जो फ्रांसीसी क्रांति हम लोग पढ़ रहे थे उसमें फ्रांसीसी क्रांति में आगे देखते हैं कि हमने काफ़ी यहाँ पर जो इसके फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण थे उन कारणों को हमने यहाँ पर जाना था जो कि पिछली क्लास में। उसके बाद आगे देखते हैं जिसमें फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, तो फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? तो फ्रांसीसी क्रांति जो ये 14 जुलाई 1789 को ठीक फ्रांसीसी क्रांति होती है। उसके बाद में देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ठीक, जिसमें राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। ठीक, राजनीतिक कारण में मुख्यतः यहाँ पर जो इसके लुई 16वें के पहले जितने लोगों ने शासन किया है, ठीक, लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां। ठीक, तो वहीं से ये घटनाएं धीरे धीरे जो ऐसी जो भावना लोगों के मन में आने लगी कि ये जो है जो शासन व्यवस्था है ये रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। ठीक, तो यहीं से जो राजनीतिक में जो भी इसके पहले लुई 16वें के पहले लुई 15वें और लुई 14वें का जो शासनकाल था वो भी पूर्ण रूप से यानी अच्छे शासन व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद आर्थिक कारण में देखते हैं तो आर्थिक कारण में भी यहाँ पर जनता को बहुत ज्यादा जो उनका शोषण किया गया, नए नए टैक्स लगाए गए। सामाजिक कर में अगर देखें तो फ्रांसीसी समाज भी जो 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। अब प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय स्टेट्स में जो आम जनता आती थी। लेकिन इसमें प्रथम स्टेट्स वालों को जो विशेषाधिकार दिया गया था, द्वितीय स्टेट्स वालों को विशेषाधिकार दिया गया था और तीसरे स्टेट्स के लोग थे उन सब का भार जो है उन्हीं लोग उठाते थे। ठीक, जिसमें बहुत सारे टैक्स जो प्रथम स्टेट्स के पादरी वर्ग जो है टाइद नाम का टैक्स भी वसूलते थे तृतीय स्टेट्स के लोगों पर। जो कुलीन वर्ग थे ये लोग सामंती टैक्स भी वसूलते थे और तो सरकार भी यानी जो सम्राट था यहाँ का लुई 16वां वो भी नए नए टैक्स जो है इन्हीं के ऊपर लगाता था। तो ये भी थे एक जो फ्रांसीसी क्रांति का कारण। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, ये 3 कारण हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, आज जो हमको पढ़ना है वो है धार्मिक कारण। ठीक, धार्मिक कारण क्या क्या थे? तो धार्मिक कारण में मुख्य रूप से पादरियों का भ्रष्टाचार, पादरियों का बढ़ता भ्रष्टाचार। अच्छा, पादरी वर्ग जो थे, अच्छा पादरी वर्ग का मतलब ये समाज का प्रथम स्टेट्स की बात की जा रही है। ठीक, ये प्रथम स्टेट से पादरियों का। ठीक, अब ये पादरी लोग क्या करते थे कि इनकी अपनी अलग सरकार होती थी, यानी इनके अपने अलग चर्च के कर्मचारी होते थे प्रथम स्टेट्स के लोगों का। ठीक, जब इनके अपने अलग कर्मचारी होते थे तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग सरकार को टैक्स तो देते नहीं थे, ये तृतीय स्टेट्स के लोगों से भी टैक्स वसूलते थे, वो भी धार्मिक टैक्स। कैसा? धार्मिक टैक्स यानी कर, धार्मिक कर वसूलते थे जिस कर का नाम था टाइद। ठीक, टाइद नामक कर ये धार्मिक कर था जो पादरियों द्वारा तृतीय स्टेट्स के लोगों से वसूला जाता था। और ये टैक्स जब वसूलते थे तो इनका जो है आमदनी बहुत ज्यादा था। लगभग इनकी जो वार्षिक आय थी वो लगभग 10 अरब था। ठीक, 10 अरब लिरवे था इनका वार्षिक आय। और इस 10 अरब से ये लोग क्या करते थे, केवल ये पूजा पाठ में नहीं खर्चा करते थे, ये अपना पूरा जो पैसा होता था इनका ये पूजा पाठ में खर्चा नहीं करते थे, बल्कि ये लोग अपना पैसा जो है अपनी जो भोग विलास जीवन व्यतीत करते थे इसी पैसे से। जो टैक्स होता था उस टैक्स के पैसे से ये लोग अय्याशी करते थे, उच्च जो है एकदम भोग विलासी होते थे और ये एकदम बढ़िया ब्रांडेड वाला पीते थे। क्योंकि भाई 10 अरब लिब्रे साल का आ रहा है और कर्मचारी कितने रहेंगे चर्च के? बहुत ज्यादा लोग रहेंगे नहीं, एक लोगों पे बहुत ज्यादा पैसा होगा। जो उच्च वर्ग के पादरी होंगे वो लोग एकदम बढ़िया ब्रांडेड एकदम मस्त वाला वो सब पीते थे। तो इससे जो है इन लोगों को जो तृतीय स्टेट्स के लोग थे इन लोगों को भी इनके ऊपर गुस्सा आता था कि देखो हमारा पैसा है और हमारे पैसे से ये लोग इतना ब्रांडेड पी रहे हैं, क्यों ना गुस्सा आए। उसके बाद में अगर यहाँ पर द्वितीय स्टेट्स के लोग भी थे तो ये लोग द्वितीय स्टेट्स वाले भी इनसे टैक्स वसूलते थे।
वो कौन सा था? सामंती कर, सामंती कर, ठीक, यानी सामंती कर ये लोग वसूलते थे और टाइद नामक कर ये लोग वसूलते थे। ये धार्मिक कर वसूलते थे और ये वाले सामंती कर वसूलते थे, ठीक। उसके बाद पादरियों का बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता गया समाज में, और इसका एक कारण और था जो धर्म की आजादी में कमी, धर्म की आजादी की कमी भी थी लोगों में, क्योंकि यहाँ पर जो 3 वर्ग के लोग रहते थे, 3 समुदाय के लोग रहते थे, यानी ये प्रथम द्वितीय तो ये तो समाज की व्यवस्था में बांटा गया, लेकिन यहाँ पर 3 समुदाय के लोग भी रहते थे, कैथोलिक और यहूदी और प्रोटेस्टेंट, ठीक। प्रोटेस्टेंट और यहूदी जो थे उनको धर्म की आजादी की कमी थी, ठीक। तो यहूदी लोग और प्रोटेस्टेंट जो लोग थे उनको धर्म की आजादी में कमी थी। जितने भी चर्च और जो प्रथम स्टेट्स के लोग ये सब कैथोलिक पंथ से संबंध रखते थे और कैथोलिक पंथ वालों को विशेषाधिकार भी देते थे, ठीक। तो जो विशेषाधिकार मिला था वो कैथोलिक पंथ वालों को मिला था, और इससे जो इनके धर्म की आजादी में कमी हुई तो लोगों के अंदर जो है ये बहुत ईर्ष्या रखने लगे इन लोगों से, क्योंकि अभी जो है कैथोलिक पंथ वाले लोगों को आगे जाने दिया जाता था, यानी उनको धर्म की कोई रोक नहीं था, लेकिन इन लोगों को धर्म की आजादी में भी कमी था, ठीक। तो ये थे धार्मिक और पादरियों का भ्रष्टाचार, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारण ये भी बना। ये लोग ही चाहते थे, यानी जो प्रोटेस्ट और जो यहूदी लोग थे वो लोग ही चाहते थे कि हम लोग भी जो कैथोलिक पंथ हैं इनको किसी को विशेषाधिकार ना दिया जाए, बल्कि धर्म को सभी लोगों पर जो बराबर यानी अधिकार दिया जाए, सबको समानता दिया जाए, ठीक। जो पादरियों का भ्रष्टाचार है इसको खत्म किया जाए, इनको जो दिया जाने वाला विशेषाधिकार है इसको भी समाप्त किया जाए, ठीक। उसके बाद में अगला जो था वो दार्शनिक प्रभाव। अच्छा, दार्शनिक प्रभाव तो फ्रांस में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने, दार्शनिक का मतलब विद्वान, ठीक। तो इन्होंने जब ये विद्वान थे तो इसमें कलाकार और दार्शनिक यानी ये अपनी जो है ज्ञान के से ये धीरे धीरे लोगों के में ये जो लोगों को प्रभावित करने लगे, और ये वही लोग थे यानी जो पेंटिंग के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, मैगनीज के माध्यम से ये लोग राष्ट्रवादी भावनाओं को उदय कराने में मदद किए, ठीक। तो ये लोग जो दार्शनिक वर्ग था ये लोग भी चाहते थे कि जो फ्रांसीसी समाज है उन फ्रांसीसी समाज में जो ये अस्थिरता देखने को मिलती है ये अस्थिरता समाप्त हो जाए, और एक नई व्यवस्था जो है यहाँ पर आए जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया जाए। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस इसमें दार्शनिक हैं, जिसमें फ्रांस के एक बहुत ही फेमस दार्शनिक हैं जिनका नाम है रूसो, ठीक। रूसो फ्रांस के एक दार्शनिक हैं जिसका नाम है रूसो, और वॉल्टेयर और जॉन लॉक ये 3 ऐसे दार्शनिक थे जो फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक। जिसमें से रूसो ने कई सारी पुस्तकें लिखी, वॉल्टेयर ने भी कई सारी पुस्तकें लिखी। इस पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को बल मिला। वॉल्टेयर ने चर्च की बुराइयों को, वॉल्टेयर ने चर्च की जो बहुत ज्यादा बुराइयां की और उन्होंने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से किया, बदनाम वस्तु, ठीक, बदनाम वस्तु। चर्च की बुराइयों को उन्होंने बदनाम वस्तु से उसकी तुलना किया। कौन? वॉल्टेयर ने, ठीक। वॉल्टेयर ने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से उसकी तुलना की और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश।
लेटर्स ऑन द इंग्लिश नामक पुस्तक जो वॉल्टेयर ने लिखा, और इसमें यह बताया गया कि चर्च की जितनी भी बुराइयां थी उन सारी बुराइयों का यहाँ पर वर्णन किया, और चर्च की बुराइयों को एक बदनाम वस्तु से उसकी तुलना किया। ठीक, किसने? वॉल्टेयर ने। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना किसने किया? तो वॉल्टेयर ने। ठीक, रूसो ने भी कई सारी यहाँ पर पुस्तकें लिखी, जिसमें रूसो ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द इक्वेलिटी। ठीक, रूसो की एक फेमस पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन द डिस्कोर्स ऑन द इक्वेलिटी में इन्होंने यहां पर इस पुस्तक को लिखा। रूसो ने डिस्कोर्स ऑन द इक्वेलिटी इसमें बताया कि मनुष्य का जन्म स्वतंत्र हुआ है, लेकिन वह स्वतंत्र है नहीं, बल्कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक, और इसके जो है फ्रांसीसी समाज की यहाँ पर बहुत ज्यादा आलोचना किया, और इस पुस्तक में उन्होंने ये वर्णित किया कि मनुष्य तो स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन वह स्वतंत्र है नहीं, बल्कि जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकी दो पुस्तकें बहुत ज्यादा उस समय पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक और डिस्कोर्स ऑन इक्वेलिटी, ये दो पुस्तक रूसो द्वारा लिखा गया। और इन दोनों पुस्तकों में फ्रांस की समाज की बहुत ज्यादा आलोचना किया गया, और आलोचना करने के पश्चात यहाँ पर इस पुस्तक में यह भी वर्णन किया कि मनुष्य तो स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक, और उसके बाद में जॉन लॉक भी जो है इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसे टू टीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दोनों हैं रूसो के। ठीक, पहला और ये, यानी ये दो पुस्तक रूसो के हैं। ठीक, और ये हैं टू टीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो ये पुस्तक किसके द्वारा दिया गया था? जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक। ठीक, जॉन लॉक के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो द्वारा डिस्कोर्स ऑन द इक्वेलिटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, और उसके बाद वॉल्टेयर द्वारा क्या लिखा गया था? तो लेटर्स ऑन द इंग्लिश। लेटर्स ऑन द इंग्लिश। लेटर्स ऑन द इंग्लिश। ठीक, लेटर्स ऑन द इंग्लिश ये जो है वॉल्टेयर द्वारा लिखा गया। ठीक, वॉल्टेयर द्वारा लेटर्स ऑन द इंग्लिश, रूसो द्वारा डिस्कोर्स ऑन द इक्वेलिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जॉन लॉक द्वारा टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये पुस्तकें लिखा गया था। ये जो दार्शनिक थे, इन दार्शनिकों का जो इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इन सारे पुस्तकों में फ्रांस के समाज की और जो ये व्यवस्था थी, इन सारी व्यवस्थाओं की आलोचना किया गया था। ठीक, अब ये पुस्तक बहुत तेजी के साथ पूरे फ्रांस में फैला और लोगों के मन में ये भी भावनाएं जागृत होने लगी कि अब हमें जो स्वतंत्रता के लिए लड़ना होगा और जो है क्रांति दोबारा से करना होगा। ठीक, दोबारा क्या क्रांति जो है ये 1789 से ही जो है चल रही थी। ठीक, तो 1789 तक पहुंचने के पहले की ये सारी घटनाएं हैं। ठीक, उसके बाद में अगला जो कारण था दार्शनिक कारण, ये लोग पुस्तक लिखते हैं और फ्रांसीसी समाज की आलोचना करते हैं। वो समाज की ही नहीं बल्कि उनके जो 3 स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, इनका भी यहाँ पर
आलोचना होता है। और तो और यहाँ पर ये भी होता है कि जो ये लोग विशेषाधिकार दिया जा रहा था और जो चर्च की बुराइयां थी उन सारे लोगों को बदनाम वस्तुओं से भी उसकी तुलना इन दार्शनिकों द्वारा किया गया। ठीक, तो ये थे दार्शनिक कारण जो कि फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है तत्कालिक कारण। ठीक, तत्कालिक कारण क्या है? तो तत्कालिक कारण याद होगा कि जब फ्रांसीसी क्रांति के पहले यानी जब लुई 16वां गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर ये 1774 में गद्दी पर बैठता है, बैठने के पश्चात ये विवाह करता है और अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटेन से युद्ध करता है और युद्ध में और विवाह में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, जिसमें 12 अरब रुपए का इनके पास कर्जा हो जाते हैं और उसकी जो कर्जा होते हैं और कर्जा का जो ब्याज था वो बहुत ज्यादा था और ब्याज की अदायगी के लिए इनके पास धन नहीं था, इनका राजकोष खाली हो रहा था। तो इसके लिए इन्होंने कुलीन वर्ग को जो दिया जाने वाला विशेषाधिकार था उसको भी हटाने का प्रयास किया और जनता के ऊपर टैक्स और ज्यादा बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक, और ये उस समय था, ये था 1788 का समय। ठीक, 1788 1789 में क्रांति होता है, लेकिन 1788 में ये घटनाएं होती हैं कि यहाँ पर एक सभा बुलाई जाती है और सभा में तीनों स्टेट्स के लोगों को बुलाकर और वहां पर टैक्स को बढ़ाने का और जो दूसरी स्टेट्स के लोग यानी कुलीन वर्गों के अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन ना तो ये लोग मानते हैं और इन लोगों के ऊपर जबरदस्ती टैक्स को थोपा जा रहा था और ये लोग भी वहां से उठ के उस सभा से निकल आते हैं, जिससे कि जो लुई 16वें को गुस्सा आता है और वहां पर वो सेना बुला लेते हैं और सेना बुलाने के लिए जबरदस्ती वहां पर जो इन दोनों वर्गों के साथ जबरदस्ती करते हैं और जब जबरदस्ती होता है तो फिर जनता वहां से बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और उस महल से निकलने के बाद फिर निकलती है पेरिस की सड़कों पर निकलती है और वो थी डेट था 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस की सड़कों पर जनता निकलती है और निकलने के बाद में रास्ते में बास्तील का किला मिलता है और बास्तील को किले को तोड़ के जनता उसे अपने साथ बाजार में ले जाती है और बेचती है। ठीक, तो ये सारी घटना जो बास्तील के किले की तोड़ने वाली घटना है ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक, तो क्यों तोड़ा गया था? तो ये राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था, दार्शनिक कारण भी था और तत्कालीन कारण भी था। फ्रांसीसी नहीं, दुनिया की कोई भी क्रांति हुई है उसके पीछे बहुत लंबा समय से जो घटनाएं घटित हो रही थी, बस उसमें कोई ऐसी हवा मिलती है जो बहुत तेज हो जाता है। जैसे अगर भारत में देखें तो 1857 की क्रांति के पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो लोगों के मन में ये व्यवस्था थी कि अंग्रेजों की इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन कोई जो है ऐसा कारण नहीं था। लेकिन 1857 में मंगल पांडे को फांसी दिया जाता है, फिर वहीं से जो है तत्कालीन कारण भी मिल जाता है और फिर क्रांति जो है फैल जाती है। इसी प्रकार से ये भी घटनाएं लगभग पिछले 100 सालों से ये घटनाएं घटित हो रही थी। लोगों को लगता था कि इस शासन व्यवस्था को, इस निरंकुशवाद को हटा देना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पर आगे नहीं आते थे और जब लोग आगे आए तो वो एक तत्कालिक कारण में जो जब 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठता है और उसके बैठने के बाद में फिर यहाँ पर टैक्स बढ़ाते हैं 1788 में और जब कुलीन वर्गों के भी अधिकारों का कटौती किया जाता है तब यहाँ पर क्रांति बहुत तेजी के साथ फैलती है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। ठीक, अब हमको जो पढ़ना है वो फ्रांसीसी क्रांति के जो क्या प्रभाव पड़ा और उसके बाद में जो जब फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्र हुआ इसके पहले की जितनी भी घटनाएं अब जो है बताएंगे, वो भी घटनाएं लगभग पढ़ चुके हैं। एक क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 4 कारण। इसके बाद हमको प्रभाव पढ़ना है और जब फ्रांस स्वतंत्र हुआ, ठीक, तो उसने कौन से राजनीतिक चिन्हों का प्रयोग किया। ठीक, जैसे टूटी हुई जो है हथकड़ी, तो ये दिखाती है कि ये दास्ता से मुक्त हो गए। ठीक, गट्ठर से बंधी हुई लकड़ी ये दिखाता है कि एकता में बल है। ठीक, तो ऐसे करके उनकी जो प्रतीक चिन्ह थे, राजनीतिक चिन्ह थे, उन चिन्हों को पढ़ना है। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको पढ़ते रहिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।